तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं भारत की विदेश नीति पर। हम कुछ स्रोतों को देख रहे हैं जो भारत की विदेश नीति की यात्रा का विश्लेषण करते हैं जी। खासकर 1950 के दशक से और चीन के साथ तुलना करते हुए। हाँ, ये तुलना बहुत अहम है। और इन स्रोतों में ना एक बहुत ही तीखा सवाल उठाया गया है कि क्या भारत की विदेश नीति वाकई नैतिक मूल्यों पर आधारित है या फिर कहीं ये रणनीतिक हिचकिचाहट है, या जिसे स्रोत काफी सख्त शब्दों में डरपोकपन कह रहे हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल केंद्र में है इन विश्लेषणों के कि असलियत क्या है, आदर्श या डर। और ये सोचने वाली बात है ना कि दोनों देश भारत और चीन लगभग एक ही समय पर औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए। बिल्कुल, शुरुआत लगभग साथ साथ हुई। पर आज देखिए दुनिया में दोनों की जगह कितनी अलग है। ये फासला कैसे बना? इसी पर स्रोत गहराई से जाते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआती सालों में ही बड़ा फर्क दिखने लगा था। अच्छा, किस तरह का फर्क? जैसे स्रोत बताते हैं कि नेहरू का भारत जो था वो आदर्शवाद पर बहुत जोर दे रहा था। हाँ, वो गुट निरपेक्षता, पंचशील, और वो नारा भी था हिंदी चीनी भाई भाई। हाँ, बिल्कुल याद है। तो ये एक आदर्शवादी दृष्टिकोण था जी, एक नैतिक स्टैंड लेने की कोशिश। हाँ। लेकिन उसी वक्त अगर आप चीन को देखें, चीन में क्या चल रहा था? चीन में खासकर जब डेंग श्याओपिंग का प्रभाव बढ़ा, हाँ, तो उनका सिद्धांत बिल्कुल अलग था, बहुत ही यथार्थवादी। वो वाला बिल्ली काली हो या सफेद। हाँ, वही बिल्ली काली हो या सफेद, जरूरी ये है कि वो चूहे पकड़ें। हाँ, राष्ट्रीय हित सबसे पहले, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, तरीका जाए जो भी हो। बिल्कुल, नैतिकता जरूरी नहीं, परिणाम जरूरी है। और स्रोत कहते हैं कि इसी सोच के तहत चीन आगे बढ़ रहा था, जबकि भारत शायद कुछ मौकों पर चूक गया। किन मौकों की बात कर रहे हैं स्रोत? कई बातों का जिक्र है। एक तो बहुत आम है, कश्मीर का मुद्दा, उसे संयुक्त राष्ट्र ले जाना। हाँ, उसे यूएन ले जाना। कई रणनीतिकार आज भी मानते हैं कि ये एक गलती थी। तिब्बत का मामला 1950s के दशक में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत की प्रतिक्रिया बहुत ही दबी हुई थी, चुप्पी जैसी। हाँ, इस पर तो काफी बहस होती है। स्रोत इसे भी भारत की शायद आदर्शवादी लेकिन अव्यावहारिक नीति का हिस्सा मानते हैं। वो शायद चीन से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते थे, भाई भाई वाले चक्कर में। और कोई उदाहरण? वो यूएनएससी वाली बात भी थी शायद। हाँ, उसका भी जिक्र आता है। ये कथित तौर पर 1955 की बात है। कहा जाता है कि सोवियत संघ ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की पेशकश की थी और भारत ने मना कर दिया। स्रोत तो यही कहते हैं कि नेहरू ने इसे ठुकरा दिया, शायद चीन के लिए। लेकिन अगर ये सच है तो स्रोत इसे आदर्शवादी की एक चरम सीमा या शायद दूरदर्शिता की कमी की तरह देखते हैं। एक बड़ा रणनीतिक मौका हाथ से जाने दिया। जबकि चीन उसी दौरान अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, अपनी सीमाएं सुरक्षित कर रहा था, अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था। और फिर 1962 आ गया। जी, और 1962 की हार को भी स्रोत इसी पृष्ठभूमि में देखते हैं कि भारत की नीति नैतिक तो थी, पर जमीनी हकीकत चीन की नीयत और ताकत को समझने में नाकाम रही, अव्यवहारिक साबित हुई। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के विदेश नीति के बारे में स्रोत क्या कह रहे हैं? मैंने देखा कि भाषा बहुत ही तीखी है। हाँ, आज की नीति की आलोचना तो और भी ज्यादा सख्त है। जैसे वो मुहावरे इस्तेमाल हुए, भीगी पूंछ नीति और गली के कुत्ते जैसा व्यवहार। ये क्या मतलब है इसका? देखिए, ये स्रोत की भाषा है और ये काफी कठोर है। उनका कहना है कि भारत की मौजूदा विदेश नीति अक्सर प्रतिक्रियावादी होती है। हम अपनी पहल पर कुछ करने के बजाय दूसरों के एक्शन पर रिएक्ट करते हैं, और वो भी डर के साथ। भीगी पूंछ का मतलब तो यही हुआ ना? हाँ, स्रोत इसी डर की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि भारत अक्सर टकराव से बचता है, अपनी बात मजबूती से नहीं रखता, खासकर बड़ी ताकतों के सामने। कोई उदाहरण दिया है स्रोतों ने? हाँ, कतर का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, वो नुपुर शर्मा वाले बयान के बाद जो हुआ था। जी, उस प्रकरण के बाद जब कथित तौर पर कतर ने भारत के उपराष्ट्रपति से मिलने से इनकार कर दिया, तो स्रोत कहते हैं कि भारत की प्रतिक्रिया बहुत रक्षात्मक थी। हम सफाई देते नजर आए, बजाय इसके कि हम दृढ़ता से कहते कि ये हमारा आंतरिक मामला है। झुक गए। स्रोत तो ऐसा ही मानते हैं। वो कहते हैं कि ये दिखाता है कि हम बाहरी दबाव, खासकर खाड़ी देशों की नाराजगी से कितना डरते हैं। और भी उदाहरण है? हाँ, जैसे अमेरिकी वीजा का मुद्दा। कई बार जब भारतीय नेताओं या अधिकारियों को वीजा देने में आनाकानी हुई तो भारत की प्रतिक्रिया बहुत नरम रही, ऐसा स्रोत कहते हैं। अच्छा। या फिर चीन का ही मामला ले लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन जो बांध बना रहा है या उसका पानी रोक रहा है, उस पर भारत का रुख बहुत कड़ा नहीं रहा है। तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों या आत्मसम्मान की कीमत पर भी टकराव टालता है? यही मुख्य आलोचना है। स्रोत इसे राष्ट्रीय आत्मसम्मान, जिसे वो आत्मसम्मान कहते हैं, उसकी कमी से जोड़ते हैं। आत्मसम्मान की कमी? हाँ, और उनका ये भी कहना है कि भारत अपनी छवि को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है।
एक तरह की इमेज डेमोक्रेसी। इमेज डेमोक्रेसी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब दुनिया में हमारी छवि कैसी बन रही है, हम कितने अच्छे और नैतिक दिख रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान है बजाय इसके कि जमीन पर हमारे हित सुरक्षित हो रहे हैं या नहीं। तो क्या राष्ट्रीय हित पीछे छूट जाते हैं छवि के चक्कर में? स्रोत इसी चिंता को जाहिर करते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि क्या विदेश नीति का आधार सिर्फ आपसी बराबरी, राष्ट्रीय गौरव और अपने हितों की रक्षा नहीं होना चाहिए? क्या हम अक्सर बाहरी दबाव में आ जाते हैं, जैसे खाड़ी देशों का दबाव या चीन की नाराजगी का डर? जी बिल्कुल, स्रोत इसी पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम शायद ये ज्यादा सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे बजाय इसके कि हमें क्या करना चाहिए। ये तो काफी सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। और एक और चीज थी जो मुझे चौंका रही थी, स्रोतों में भारतीय विदेश सेवा मतलब IFS अधिकारियों की तैयारी पर भी सवाल उठाए गए हैं। हाँ, ये एक और अहम बिंदु है। कहा गया है कि UPSC जैसी कठिन परीक्षा पास करने के बाद भी कई अधिकारियों में शायद वो गहरी भू राजनीतिक समझ या रणनीतिक नजरिए की कमी होती है। क्या ये सच हो सकता है? देखिए, स्रोत तो यही दावा करते हैं। एक स्रोत में तो यहाँ तक लिखा है कि ये संभव है कि कुछ भारतीय राजनयिकों को शायद पाकिस्तान के सभी प्रांतों के नाम या चीन का जो प्रशासनिक ढांचा है उसकी बुनियादी जानकारी भी न हो। सच में? ये स्रोत का कहना है। उनका तर्क ये है कि ट्रेनिंग में शायद सिचुएशन हैंडलिंग पर ज्यादा जोर रहता है, मतलब किसी तात्कालिक स्थिति से कैसे निपटना है। लेकिन एक बड़ी तस्वीर, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उसकी कमी रह जाती है, ऐसा स्रोत मानते हैं कि उन्हें ये तो सिखाया जाता है कि किसी मुश्किल सवाल का जवाब कैसे देना है, पर शायद ये नहीं कि भारत के दीर्घकालिक हित क्या हैं और उन्हें कैसे साधना है। और स्रोत इस कथित कमी को जोड़ते हैं देश की अंदरूनी कमजोरियों से। अंदरूनी कमजोरियां? उनका विदेश नीति से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है स्रोत के अनुसार। वो कहते हैं कि कश्मीर, पूर्वोत्तर की समस्याएं, नक्सलवाद, ये सब एक तरह से अपने बनाए जख्म हैं। अपने बनाए जख्म मतलब ये कि आज़ादी के बाद हमने जो नीतियां अपनाई, जैसे कश्मीर को विशेष दर्जा देना या शायद पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को नजरअंदाज करना, वो भले ही उस समय के आदर्शों के हिसाब से ठीक लगी हों, हाँ, पर उन्होंने ऐसी अंदरूनी समस्याएं पैदा कर दी जो आज तक सुलझी नहीं हैं। और ये अनसुलझे मुद्दे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके आत्मविश्वास पर बोझ डालते हैं। कैसे? मतलब दुनिया देखती है कि हम अपने ही घर के मसले नहीं सुलझा पा रहे। बिल्कुल। एक तो ये कि हमारी ऊर्जा और संसाधन इन्हीं में लगे रहते हैं। दूसरा, ये हमारी मोल भाव करने की ताकत को कमजोर करते हैं। अच्छा। स्रोत यहाँ पर एक और तुलना करते हैं, भारत का कश्मीर में अलगाववादियों से निपटने का तरीका और चीन का तिब्बत या शिंजियांग में। हाँ, ये तुलना तो की जाती है। क्या कहते हैं स्रोत? वो कहते हैं कि भारत का तरीका अक्सर दुविधा भरा रहा है, कभी सख्ती, कभी नरमी, यहाँ तक कि अलगाववादी नेताओं को सरकारी फंडिंग और सुरक्षा देने की भी बात कही गई है। जबकि चीन का तरीका बिल्कुल स्पष्ट और सख्त रहा है, कठोर नियंत्रण, विरोध का दमन और यहाँ तक कि हान चीनी आबादी को वहाँ बसाकर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश। तो स्रोत कह रहे हैं कि चीन ज्यादा प्रभावी रहा है। प्रभावी या नहीं, ये अलग बहस है, पर स्रोत कहते हैं कि चीन अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा स्पष्ट और निर्मम रहा है, जबकि भारत शायद विचारों की लड़ाई लड़ने से या एक स्पष्ट स्टैंड लेने से हिचकाता रहा है। विचारों की लड़ाई मतलब जैसे कश्मीर पर अपना दावा सिर्फ जमीन के तौर पर नहीं बल्कि एक विचार, एक राष्ट्रीय पहचान के तौर पर मजबूती से रखना। स्रोत को लगता है कि भारत इसमें कमजोर रहा है। ये सब बातें तो भारत की नीति निर्माण की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाती हैं। जी, और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जो स्रोत उठाते हैं, वो है भारत की आंतरिक राजनीति का विदेश नीति पर असर। आंतरिक राजनीति मतलब पार्टियों की आपसी खींचतान। हाँ, वही। स्रोत कहते हैं कि भारत में अक्सर राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। हमारी सरकार पिछली सरकार से बेहतर कर रही है, ये साबित करने की होड़। हाँ, ये तो होता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि विदेश नीति में वो निरंतरता नहीं आ पाती जो लंबी अवधि की रणनीति के लिए जरूरी है। मतलब सरकार बदलते ही नीति बदल जाती है या कमजोर पड़ जाती है। हाँ, या कम से कम उसमें वो ठहराव, वो गहराई नहीं आ पाती। चीन का उदाहरण फिर दिया जाता है। चीन में कैसे अलग है? स्रोत कहते हैं कि चीन में कम से कम डेंग शाओपिंग के बाद से एक तरह की नीतिगत निरंतरता रही है। भले ही नेता बदलते गए, शी जिनपिंग आए, लेकिन वो आर्थिक सुधारों की दिशा या वैश्विक महत्वाकांक्षा वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही है। एक लॉन्ग टर्म विजन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जबकि भारत में शायद हर 5-10 साल में चीजें बदल जाती हैं या कम से कम उनमें वो जुड़ाव नहीं दिखता, ऐसा स्रोतों का मानना है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, इन स्रोतों के विश्लेषण का सार क्या निकलता है? सार यही है कि भारत की विदेश नीति में एक अजीब सा तनाव दिखता है। तनाव? कैसा तनाव? एक तरफ तो हमारे ऊंचे नैतिक आदर्श हैं, दुनिया को रास्ता दिखाने की बातें हैं, लोकतंत्र और शांति के मूल्य हैं। हाँ। और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में स्रोतों के अनुसार एक रणनीतिक झिझक दिखती है
एक डर दिखता है, या कह लीजिए तैयारी की कमी नजर आती है। तो वही बात हो गई आदर्श बनाम यथार्थ। जी, और इसी यथार्थ को स्रोत कभी कभी कठोर शब्दों में कायरता या डरपोकपन कह देते हैं। तो हम घूम फिर कर उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं जो आपने शुरू में उठाया था, नैतिकता या कायरता। हाँ, क्या ये सच में हमारी उच्च नैतिकता है जो हमें रोकती है, या ये हमारे अंदरूनी कमजोरियां, आत्मविश्वास की कमी, या बस एक रणनीतिक दिशाहीनता है? ये सवाल तो वाकई परेशान करने वाला है। और यहीं पर ये स्रोत हमें एक और गहरे और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो क्या? वो ये कि अगर भारत को वैश्विक मंच पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बनना है, अगर उसे सच में अपनी जगह बनानी है, एक लीडिंग पावर बनना है, हाँ, तो उसे अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में और अपने नजरिए में, और जाहिर है अपनी नीति में ऐसा कौन सा बुनियादी बदलाव लाना होगा? बुनियादी बदलाव किस तरह का? शायद वो बदलाव जो हमें सिर्फ बाहरी दबावों पर रिएक्ट करने के बजाय अपने हितों को आत्मविश्वास से साधने की हिम्मत दे, जो हमें सिर्फ छवि बचाने के बजाय असलियत में मजबूत बनाए, जिसके लिए स्रोत कहते हैं चाहिए नीति, साहस और स्पष्ट दृष्टि। नीति, साहस और स्पष्ट दृष्टि। तो सवाल ये है कि क्या भारत ये बदलाव लाने के लिए तैयार है, या वो इसी आदर्श और यथार्थ के तनाव में उलझा रहेगा? यही $1,000,000 सवाल है, जिस पर इन स्रोतों को पढ़ने के बाद कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आगे का रास्ता क्या हो। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है।